टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों अपन ने वैदिकोत्तर काल पूरा खत्म कर चुके थे। वैदिकोत्तर काल मतलब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। वैदिकोत्तर काल में दोस्तों एक काल आया था, उसको बोलते हैं महाकाव्य काल, है ना। महाकाव्य काल में मैंने आप लोगों को दो महाकाव्य बताए थे, एक रामायण और एक महाभारत। जो रामायण है वो जो दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है, और जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। रामायण में कितने श्लोक हैं तो 24,000, और उसके बाद महाभारत में कितने श्लोक है तो 1,00,000 श्लोक है। अब आगे की बात करते हैं कि वैदिकोत्तर काल खत्म होने के बाद एक काल आया था, उसको बोलते हैं महाजनपद काल। मतलब वैदिकोत्तर काल को अगर राजनीतिक संदर्भ में देखें अपन, पॉलिटिकल इशू के हिसाब से देखें अपन, तो वैदिकोत्तर काल में ही एक काल का उदय हुआ था, और उस काल को बोलते हैं महाजनपद काल। इसे महाजनपद काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वैदिकोत्तर काल मतलब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी तो वो थी महाजनपद। ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे बड़ी इकाई जन, उत्तर वैदिक पीरियड में जनपद, और वैदिकोत्तर काल मतलब पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे बड़ी इकाई क्या थी? महाजनपद। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हो गया था। जो महाजनपद है वो जनपद प्लस जनपद से मिलकर बने होते हैं। तो महाजनपद काल भी अपन को पढ़ना है, और महाजनपद काल जो स्टार्ट होता है वो 600 BC के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, महाजनपद जो काल है स्टार्ट होता है कब से? 600 BC के बाद। तो इस काल में, वैदिकोत्तर काल में, कुछ महाजनपद का उदय हुआ था, और महाजनपद कितने थे? 16 थे। 16 महाजनपद में कुछ बिहार से थे, कुछ यूपी से थे, और कुछ मध्य प्रदेश से थे, और कुछ राजस्थान से थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिहार की। महाजनपद काल कुछ बिहार में थे और कुछ उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं महाजनपद काल कौन से? बिहार के। बिहार में कुछ महाजनपद काल थे, वो कौन कौन से थे चलिए बताइए। देखिए बात करते हैं तो बिहार में 3 महाजनपद काल थे। उन 3 महाजनपद काल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो महाजनपद काल है वो बिहार के ही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर महाजनपद की बात करूं तो वो है मगध। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि महाजनपद काल में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था तो वो मगध ही था। महाजनपद काल में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध कहां है? बिहार में है। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है तो ये है राजगृह। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह है, और मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। कहां पे था? बिहार में। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना कि बिहार में मगध साम्राज्य कहां था या मगध महाजनपद कहां था। तो बिहार में मगध जो है सबसे बड़ा था, और मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। ठीक है, आगे की बात करते दोस्तों। अगला जो दोस्तों दूसरा आता है उसको बोलते हैं वज्जी। ठीक है, दूसरा क्या है? वज्जी। और वज्जी को ही बोलते हैं दोस्तों, इस वज्जी में 3 कुल थे, पहले तो वो बता देता हूं। वज्जी में कुल कितने कुल थे तो वो 3 थे। कौन कौन से? देखिए, एक था लिच्छवी, एक था विदेह, एक लिच्छवी एक विदेह, और तीसरा खुद कौन था? वज्जी। तो इस वज्जी में 3 कुल थे, एक लिच्छवी, एक विदेह और एक वज्जी। ठीक है, वज्जी जो था, इस वज्जी से ही सबसे पहले गणतंत्र की अवधारणा आई थी। जो अपना गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अवधारणा या गणतंत्र नाम सबसे पहले कहां से आया था तो वज्जी से ही आया था। वज्जी में कुल कितने गणतंत्र थे तो 8 गणतंत्र थे। क्लियर इतनी बात? वज्जी में 8 गणतंत्र थे, इसलिए गणतंत्र सबसे पहले शब्द कहां से आया तो वज्जी से ही आया। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों को मगध बताया है और दूसरा क्या बताया है? वज्जी। तीसरे की बात करूं मैं तो तीसरा महाजनपद आता है अपना अंग। इससे कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस अंग की राजधानी याद रखना है, और अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो मैंने आप लोगों को बिहार में 3 बताए हैं, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहला महाजनपद जो था वो मगध था, ये सबसे बड़ा महाजनपद था। दूसरा था वज्जी। वज्जी में 3 कुल थे,
विदेह, लिच्छवी और खुद वज्जी। सबसे पहला गणतंत्र शब्द कहां से आया है? तो वज्जी से ही आया है। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो था वो था अंग। तो कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि महाजनपद काल में बिहार में कितने महाजनपद थे, तो कितने थे? 3। ठीक है, चले आगे की बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा महाजनपद इसी से थे। कोई कोई 6 बोलता है, कोई कोई 7 बोलता है, कोई कोई 8 बोलता है। ठीक है, अपने को बिल्कुल याद नहीं रखना है कि कितने हैं, याद यहीं से रखना है कि माफ कीजिएगा, बिहार में कितने थे? तो बिहार में 3 थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यूपी की, मतलब उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहला महाजनपद था वो था मल्ल। ठीक है, सबसे पहला महाजनपद का नाम है मल्ल और इसकी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी थी और एक दक्षिणी थी। ठीक है, 2 राजधानियों में पहली उत्तरी थी एक और दूसरी कौन सी थी? दक्षिणी। ठीक, उत्तरी राजधानी थी वो थी कुशीनगर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, चीज एग्जाम में आ चुका है कि मल्ल जो है वो यूपी में था और इसकी उत्तरी राजधानी थी कुशीनगर। ठीक, और दक्षिणी कौन सी थी? दक्षिणी राजधानी का नाम था पावापुरी। कुशीनगर जो है यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ पे, और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जब मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा और जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे ये पढ़ाऊंगा कि उनकी जन्म कहां हुआ था और मृत्यु कहां हुई थी। तो थोड़ा सा याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में। और इन दोनों के जो मृत्यु वाले लोकेशन है यहीं पे उत्तरी और दक्षिणी राजधानी थी किसकी? मल्ल की। तो मल्ल की उत्तरी राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी पावापुरी। ठीक है, यह पहला महाजनपद हुआ। दूसरे महाजनपद की अगर मैं बात करूं यूपी में, ठीक है, तो दूसरा महाजनपद था काशी। और काशी से कुछ याद नहीं रखना, बस इसकी राजधानी याद रखना है। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से अपने जो है दोस्तों बात करते हैं आगे की। तो तीसरा महाजनपद जो है वो है कौशल। ठीक है, माफ कीजिए, कौशल ऐसा आएगा। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। एक था वत्स। वत्स की आप लोगों को बस राजधानी याद रखना है, और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक, 5वां था पांचाल, और इस पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो उत्तरी राजधानी थी उसको बोलते थे अहिछत्र। ठीक है, पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, और जो दक्षिणी राजधानी थी उसको बोलते थे काम्पिल्य। ठीक है, याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि पांचाल की उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। ठीक, आगे की बात करूं दोस्तों, छठा जो था वो आता है सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को यूपी में कितने बताए हैं? 6, कभी कभी 8 भी बता देता है वो कि कौन कौन से और 2 जोड़ता है, इसको मैं बताऊंगा आगे। यूपी में पहला मैंने आप लोगों को कौन सा बताया? वो बताया मैंने मल्ल। ठीक है, दूसरा काशी, तीसरा कौशल, चौथा वत्स, 5वां पांचाल और छठा सूरसेन। इनकी राजधानी एक बार और रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। मल्ल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी थी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी थी पावापुरी। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी राजधानी को बोलते थे अहिछत्र और दक्षिणी को बोलते थे काम्पिल्य। ठीक है, सूरसेन जो है वो भी यूपी में था, और सूरसेन की राजधानी को, सूरसेन कहां था? मथुरा में। ठीक, और मथुरा, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है, तो मैंने बिहार के बताया आप लोगों को, यूपी के बताया। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? एक तो था अवंती, एक था कौन सा दोस्तों? अवंती, और एक था चेदी। ठीक है, एक था अवंती और एक था चेदी। अवंती की फिर 2 राजधानी थी। जो अवंती की उत्तरी राजधानी थी उसको बोलते थे उज्जैनी या उज्जैनी। ठीक है, और दक्षिणी राजधानी थी वो थी माहिष्मती। ठीक, माहिष्मती साम्राज्य मतलब बाहुबली वाली राजधानी नहीं थी, है ना, उससे रिलेटेड, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो याद रखना है कि अवंती महाजनपद था कहां पे? मध्य प्रदेश में, और उसकी उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी या कहीं कहीं उज्जैनी बोलते हैं, और इसकी दक्षिणी राजधानी क्या थी? माहिष्मती। ठीक,
चेदी की जो चेदी है ये बुंदेलखंड तरफ स्थित है और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। कहीं कहीं सुक्तिमती बोलते हैं, कहीं कहीं शक्तिमती बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अवंती की दो राजधानी थी, एक उज्जैनी और एक माहिष्मती, और चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक महाजनपद था राजस्थान में। राजस्थान से आप लोग भली भांति परिचित है। अपने जो भारत का एक राज्य है राजस्थान, पश्चिमी इलाके में पड़ता है ये, और राजस्थान में एक महाजनपद था, उसका नाम था मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कहां पे स्थित था? राजस्थान में। आगे की मैं बात करूं तो एक आंध्र प्रदेश में था, और आंध्र प्रदेश में नाम था उसका अस्मक, और अस्मक की राजधानी थी पोटनी, या कभी कभी बोलते हैं उसको पोटली। ठीक है, चल अस्मक जो है उसकी राजधानी क्या थी? पोटनी, और ये कहां स्थित था? आंध्र प्रदेश में। सबसे दक्षिणी महाजनपद यही था, अस्मक। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाजनपद काल में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था, तो वो अस्मक था। अस्मक कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राजधानी क्या है? पोटनी। आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे दो जो है वो विदेश के आते हैं। विदेश मतलब जो अपने देश को छोड़कर। तो दो कौन से थे? पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान अपने भारत का ही हिस्सा था, इसलिए बात करते हैं दोस्तों। पहला जो आता है वो आता है कंबोज। ठीक है, पहला आता है कौन सा? कंबोज, और कंबोज की राजधानी है हाटक। ठीक है, कंबोज की राजधानी है क्या? हाटक। और एक था गांधार, और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। क्लियर इतनी बात? गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो दो पाकिस्तान में महाजनपद थे, पहला था कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, और दूसरा था गांधार, और गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में काम आएगा जब सिकंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे 16 महाजनपद बता दिए हैं। मैंने बिहार में आप लोगों को 3 बताए थे, कौन कौन से? एक तो मगध, एक अंग और एक वज्जी। उसके बाद यूपी में मैंने आप लोगों को 6 बताए थे, मध्य प्रदेश में मैंने आप लोगों को 2 बताए, राजस्थान में मैंने 1 बताया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी 1 बताया, और पाकिस्तान में कितने बताए? 2। ठीक है, तो बिहार में मैंने कितने बताए? 3। यूपी में कितने बताए? 6। उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने बताए? 2। राजस्थान में 1, और आंध्र प्रदेश में 1, और पाकिस्तान में कितने? 2। ठीक है, तो देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11, 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये सारे के सारे महाजनपद हो गए आप लोगों के। अब आगे की बात करता हूं दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था, और मगध महाजनपद को ही अपने को अब पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला हेडिंग डालता हूं महाजनपद, और वो कौन सा है? मगध। तो मगध महाजनपद अपने को पढ़ना है। मगध महाजनपद जो है इस पे बहुत सारे वंशों ने राज किया था। यूं तो 3 वंशों का नाम आता है, 3 वंशों ने यहाँ पे राज किया था, और वो कौन कौन से थे, उसमें शासक कौन कौन से थे, उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। महाजनपद कौन सा? मगध। और मगध महाजनपद में दोस्तों 3 वंश आए थे। सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के बता देता हूं। देखिए सबसे पहला आएगा कौन सा? मगध। मगध ही पढ़ना है अपने को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मगध ही है। ठीक है, मगध में दोस्तों सबसे पहला वंश आया था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहले आया था कब तक? 544 से 412 ईसा पूर्व, या 544 टू 412 BC। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आया था एक वंश, और उस वंश को बोलते हैं नाग वंश, और नाग वंश चलता है 412 से 344। ठीक है, ये भी चलेगा BC में, मतलब ईसा पूर्व। अभी तक सारी ईसा पूर्व की बात हो रही है। और जो तीसरा आया था वो आया था नंद वंश, और नंद वंश आया था 344 से 324 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो मगध महाजनपद में 3 वंश आए थे। पहला हर्यक वंश, दूसरा नाग वंश, और तीसरा नंद वंश। नंद वंश जो था वो मगध साम्राज्य का सबसे आखिरी वंश था, और सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही बोलते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता मतलब पितृ मतलब पिता, और हंता मतलब हत्या करना। मतलब
बेटे ने पिता की हत्या कर करके यहाँ पे राजा बने थे। इसलिए ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा महाजनपद का एक वंश है जिसको पितृहंता वंश बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं। ये डेट आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बस बता दिया है कि हर्यक वंश जो चलता है 544 से 412 ईसा पूर्व तक चलता है, नाग वंश चलता है 412 से 344 ईसा पूर्व, और नंद वंश चलता है 344 से 324 ईसा पूर्व। सबसे पहला वंश कौन सा था, हर्यक वंश, और हर्यक वंश को अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर्यक वंश की अगर अपन बात करें तो हर्यक वंश में 3 इंपॉर्टेंट राजा थे। यूं तो राजा बहुत थे परंतु 3 इंपॉर्टेंट राजा थे। सबसे पहला राजा था दोस्तों बिंबिसार। हर्यक वंश का सबसे पहला राजा था बिंबिसार, और बिंबिसार के अगर मैं बात करूं तो जैन साहित्य में इसका नाम था श्रेणिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बिंबिसार का जैन साहित्य के अनुसार नाम क्या था, श्रेणिक। और इसकी राजधानी क्या थी इस बिंबिसार की, तो बिंबिसार के वंश की राजधानी थी राजगृह, ठीक है। बिंबिसार के वंश की राजधानी क्या थी, राजगृह, ठीक है। तो इससे 2-3 बातें निकल के आती है कि जो बिंबिसार है उस बिंबिसार का जैन धर्म के अनुसार नाम क्या था, श्रेणिक, इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। अब इस बिंबिसार ने कुछ वैवाहिक संबंध बनाए थे, मतलब कुछ विवाह किए थे। उन विवाह में 3 विवाह देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कुछ विवाह संबंध किए थे। अब विवाह संबंध किससे करते हैं, तो दूसरे देश या दूसरे राज्य के राजाओं की जो भी लड़कियां वगैरह हैं, पुत्रियां वगैरह है, बहन है, जो भी है रिश्तेदार, ठीक है, उनसे विवाह संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इसने 3 प्रकार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहला आप लोगों को मैंने बताया था कि एक लिच्छवी वंश था, और लिच्छवी गणराज्य कहां था, तो ये था वज्जी संघ में, लिच्छवी, वैदेही और वज्जी। और लिच्छवी की राजधानी क्या थी, वैशाली। और लिच्छवी का एक राजा था और राजा का नाम था चेटक, और चेटक की एक बहन थी, उस बहन का नाम था चेलना, ठीक है, कभी कभी चेलन्ना बोलते हैं इसे, ठीक। तो लिच्छवी वंश का एक राजा था, राजा का नाम था चेटक, और चेटक की बहन थी चेलना। इस चेलना से इसने विवाह किया था, किसने, बिंबिसार ने, ठीक है। यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं कि अपना चल क्या रहा है, बिंबिसार। बिंबिसार को जैन साहित्य के अनुसार श्रेणिक बोला जाता है। और बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार की राजधानी क्या थी, राजगृह। बिंबिसार ने 3 तरीके से वैवाहिक संबंध बनाए थे। सबसे पहला लिच्छवी का एक राजा था चेटक, चेटक की बहन थी चेलना, ठीक है, इससे इसने विवाह किया था, ठीक। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कोसल, और कोसल की राजधानी कौन सी थी, श्रावस्ती, ठीक। और कोसल का एक राजा था, उस राजा का नाम था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की एक बहन थी, उसकी बहन का नाम क्या था, महाकोसला, ठीक है। प्रसेनजीत की एक बहन थी और बहन का नाम क्या था, महाकोसला। इस महाकोसला से भी इसने विवाह किया था बिंबिसार ने। एक और इसका विवाह जो निकल के आता है वो आता है मद्र देश की राजकुमारी, और उनका नाम क्या था, क्षेमा, ठीक है। क्षेमा से भी इसने विवाह किया था, ठीक। तो इसने 3 विवाह किए थे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिच्छवी का राजा चेटक था और चेटक की बहन चेलन्ना, इससे पहला विवाह हुआ था। दूसरा विवाह की बात करते हैं, कोसल का राजा कौन था, प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत की बहन कौन थी, कोसला, महाकोसला। महाकोसला से भी इसने विवाह किया था। मद्र देश की राजकुमारी कौन थी, क्षेमा, और क्षेमा से भी इसने उससे विवाह किया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके वैवाहिक संबंध तो हुए परंतु इसके कुछ युद्ध भी हुए होंगे, ठीक है। और युद्ध में एक निकल के आता है कि अंग है। अंग कहां है, अंग है दोस्तों बिहार में, और अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, ठीक है। ऐसा ही धीरे धीरे रिकॉल होता रहेगा तो सारे महाजनपद आप लोगों को चुटकियों में सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अंग का एक राजा था, उस राजा का नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है। अंग का एक राजा था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को किसने हराया था, बिंबिसार ने हराया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। जो बिंबिसार जो है इसने एक अपना राज्य वेद्य भेजा था। राज्य वेद्य मतलब राजा का वेद्य, और राजा का वेद्य मतलब, वेद्य का मतलब होता है चिकित्सक, चिकित्सक का मतलब डॉक्टर, ठीक है।
तो अपने राज्य का एक डॉक्टर भेजा था और उस डॉक्टर का नाम क्या था, जीवक। ठीक है, उसको कहां भेजा था उसने, तो उसने भेजा था उसको अवंती में, क्योंकि अवंती का एक राजा था, उस राजा का नाम था चंड प्रद्योत। ठीक है, और इस चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया था। ठीक है, तो पीलिया का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने जीवक, माफ कीजिए, अपने राज्यवैद्य का नाम क्या था, जीवक, और जीवक को कहां भेजा, अवंती, क्योंकि अवंती का एक राजा था चंड प्रद्योत, और चंड प्रद्योत को क्या हो गया था, पीलिया, तो उसका इलाज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, अब बिंबिसार से एक और चीज निकल के आती है कि बिंबिसार जो था वो बौद्ध प्लस जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो बौद्ध प्लस जैन धर्म का अनुयायी था, और बिंबिसार के समकालीन जो है बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े महागुरु, उनको बोलते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, मतलब, और उसके बाद जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इसी के समकालीन थे, किसके, बिंबिसार के। ठीक है, अब ये बिंबिसार की कहानी खत्म हुई। बिंबिसार की एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूं। बिंबिसार जो है, इसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। बिंबिसार का जैन नाम क्या था, तो श्रेणिक था। बिंबिसार ने 3 विवाह संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो एक वंश था लिच्छवी वंश, और लिच्छवी वंश का एक राजा था चेटक, और चेटक की पुत्री थी चेलन्ना। पहला विवाह इससे किया था। उसके बाद आगे की मैं बात करूं दोस्तों, तो कौशल के एक राजा था प्रसन्नजीत की बहन कौन थी, महाकोसला, इससे दूसरा विवाह स्थापित किया था। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो मध्य देश की एक राजकुमारी थी, कौन सी, क्षेमा, उससे क्षेमा से इसने तीसरा विवाह स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद इसका एक युद्ध हुआ था, किसका, बिंबिसार का युद्ध किससे हुआ था, अंग के एक राजा से हुआ था, उनका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त को इसने हरा दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इसके समकालीन थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो जो इस बिंबिसार को इसके पुत्र ने मार दिया था, और इसके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, अजातशत्रु। इसके पुत्र ने मारा, इसलिए इस वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। तो बिंबिसार के बाद अगला राजा जो आता है वो आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अजातशत्रु से कुछ चीजें निकल के आती है कि इनका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम क्या था, कुणिक। ठीक है, इसका उपनाम क्या था, कुणिक। उसके बाद आगे की बात मैं करूं तो इसने विवाह संबंध स्थापित किए थे, और विवाह संबंध किससे स्थापित किए थे, तो कौशल का राजा, एक राजा था कौशल का, कौन था, कौशल का राजा था एक प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत की एक पुत्री थी। उस सबसे लिख देता हूं मैं कि कौशल जो था एक कौशल वंश था, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और कौशल का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था, प्रसेनजीत। ठीक है, और प्रसेनजीत की एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम क्या था, वाजिरा। ठीक है, इस वाजिरा से इसने विवाह किया था। ठीक, याद रखना है, इसके पहले जो बिंबिसार था उसने प्रसन्नजीत की बहन से विवाह किया था, और इसने प्रसन्नजीत की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, तो प्रसन्नजीत की पुत्री कौन थी, वाजिरा, और वाजिरा से विवाह किसने किया था, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का नाम क्या था, कुणिक। ठीक है, अजातशत्रु का नाम क्या था, कुणिक। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो जो अजातशत्रु है, इस अजातशत्रु की लड़ाई हुई थी, मतलब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था वज्जी संघ से। और वज्जी संघ कहां है, बिहार में। ये 8 गणराज्यों का समूह था। ठीक है, तो वज्जी संघ को इसने हराया था, और वज्जी संघ में एक वैशाली भी था। ठीक है, और वैशाली को जो है अपने राज्य में मिला लिया था, और वज्जी संघ को भी अपने राज्य में मिला लिया था। और इसकी सहायता किसने की थी, तो इसका एक मंत्री था। इसका मंत्री कौन था, इसके मंत्री का नाम था वत्सकार। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि अजय था वत्सकार, है ना। तो वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ को जीता था इसने, किसने, अजातशत्रु ने, युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो जो अजातशत्रु का विवाह हुआ था किससे, कौशल के राजा प्रसन्नजीत थे, और प्रसन्नजीत की पुत्री कौन थी, वाजिरा से विवाह किसका होता, अजातशत्रु से। इसका युद्ध हुआ था वज्जी संघ से, और वज्जी संघ से युद्ध होने पर वज्जी संघ को इसने मिला लिया था अपने राज्य में, और उसके मंत्री की सहायता से, मंत्री का नाम क्या था, वत्सकार। ठीक है,
आगे अजातशत्रु के बारे में और अगले पॉइंट देखते हैं। तो अजातशत्रु जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। अजातशत्रु जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, परंतु साथ साथ बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म का भी अनुयायी था। अजातशत्रु जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो कौन सा था, अजातशत्रु। साथ में बौद्ध प्लस जैन धर्म का भी अनुयायी था, ठीक। आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो इस अजातशत्रु के समय ही इसके राज्य शासन के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु थे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। और अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध मर चुके थे या उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक। अब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु तो हो गई, परंतु उनके जो अवशेष थे वो अवशेष के स्थान पर जो है राजगृह में, कहां पे, राजगृह में। तो राजगृह में अजातशत्रु ने स्तूप का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में, है ना। और अजातशत्रु ने राजगृह में एक इनके स्तूप निर्माण करवाया, ठीक है। जो गौतम बुद्ध जो मरे थे उसके बाद इनकी अस्थियों को 8 भागों पे बिखरा गया था या 8 भागों पे ले जाया गया था। उसमें एक स्थान था राजगृह, और राजगृह में कौन लाया था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने इस राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला जो शासक आता है इसके बाद उदयीन आता है। तो इस उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला था, क्योंकि ये वंश ही कौन सा था, पितृहंता वंश। तो उदयीन जो था वो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का आखिरी राजा था। मतलब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो एक इसकी राजधानी जो थी, किसकी, उदयीन की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मतलब इसने एक नई राजधानी बसाई थी और उस राजधानी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक। तो उदयीन ने एक राजधानी बसाई, उस राजधानी का क्या नाम था, पाटलिपुत्र। इसकी हत्या कर दी गई थी एक व्यक्तियों के द्वारा, और व्यक्ति के द्वारा छुरा घोंपकर इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा छुरा घोंपकर इसकी हत्या कर दी गई थी। इस उदयीन से एक ही प्रश्न याद रखना है बस, कि इसने एक नई राजधानी बनाई थी, और नई राजधानी का काम क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का है बिहार में, ये पूर्व में है। ये पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौर्य साम्राज्य में बहुत काम आएगा ना, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो इस उदयीन के मरने के बाद एक नया वंश आया, उस वंश को बोलते हैं नाग वंश। और नाग वंश को बात करते हैं दोस्तों, इस नाग वंश की स्थापना करी थी शिशुनाग ने। इस नाग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो शिशुनाग ने करी थी। और शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना करने के बाद एक नई राजधानी बसाई थी, और वो नई राजधानी का नाम क्या है, वापस वैशाली है, ठीक है। तो वैशाली नई राजधानी बसाई किसने, शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना करी, नाग वंश की, ठीक। उदयीन के मरने के बाद हर्यक वंश खत्म हो गया था, उसके बाद नया वंश आया नागवंश। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग ने एक नई राजधानी बसाई, उस राजधानी का नाम क्या था, वैशाली, ठीक है। इस शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त करी थी। अवंती से इसका युद्ध हुआ और अवंती पर इसने विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। नाग वंश का पहला शासक शिशुनाग की राजधानी नई कौन सी थी, वैशाली, और इसने अवंती पर विजय प्राप्त की, ठीक। नाग वंश का जो दूसरा शासक था, उस दूसरे शासक को बोलते हैं कालाशोक, ठीक है। कौन सा शोक, कालाशोक, ठीक है। कालाशोक जो है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसने वापस एक नई राजधानी बसाई, और नई राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है। कालाशोक ने नई राजधानी बसाई, और नई राजधानी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक। और इस नाग वंश का अंतिम शासक, नाग वंश का पहला शासक कौन, तो पहला शासक था शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, और
आखिरी जो शासक था उसका नाम था महानंदिन। ठीक है, तो नाग वंश का आखिरी शासक महानंदिन, और महानंदिन को एक व्यक्ति ने मार दिया था, उस व्यक्ति का नाम था महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद ने नाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन को मार दिया था और नए वंश की स्थापना करी, और वो वंश था महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना करी, नंद वंश की। ठीक है, और ये मगध साम्राज्य का आखिरी वंश था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है महापद्म नंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शक्तिशाली राजा था, इसके कुछ उपनाम थे या कुछ उपाधियां थी। इसका एक नाम था अपरो परशुराम। ठीक, नाम क्या था इसका? अपरो परशुराम। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों आगे, तो इसका एक और नाम था छत्रहंता। ठीक है, छत्रहंता मतलब क्षत्रियों को मारने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि अपरो परशुराम किसकी उपाधि थी? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद की। महापद्म नंद से कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या आती है? तो महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। महान अशोक सम्राट की इस लड़ाई होगी किससे? कलिंग पर, है ना। इसको बाद में अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में, परंतु याद रखना कि कलिंग पर विजय प्राप्त किसने करी थी? महापद्म नंद ने। और एक नई नहर बनाई थी, उस नहर का नाम था तिनसुलिया नहर बनवाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहे, याद रखना, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तिनसुलिया नहर किसने बनाई थी? तो महापद्म नंद ने। कब बनाई थी? कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है कि तिनसुलिया नहर बनाई थी? तो इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो एक अभिलेख थे, उस अभिलेख का नाम है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तिनसुलिया नहर का साक्ष्य मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है खारवेल। ठीक है, इसका लेखक है खारवेल। तो महापद्मनंद सबसे इंपॉर्टेंट है इस नंद वंश में। एक बार और इसको रिकॉल करवा देता हूं कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, महापद्मनंद का ही एक नाम था अपरो परशुराम। ठीक, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। इस कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद एक नहर बनाई थी, उसका नाम था तिनसुलिया। साक्ष्य कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखे थे? तो खारवेल के अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो महापद्म नंद के बाद नंद वंश का एक और शासक आया, उसको बोलते हैं धनानंद। ठीक है, नंद वंश का आखिरी शासक माना जाता है इसको, और उसका नाम क्या था? धनानंद। धनानंद का एक उपनाम था, उसको बोलते हैं अग्रमीज। ठीक है, अग्रमीज मतलब एकदम लापरवाह आदमी। ठीक, ये दारू वारू शराब वराब पी के पड़ा रहता था दोस्तों के साथ, राज्य में ज्यादा रुचि नहीं रखता था। ठीक है, तो धनानंद था वो नंद वंश का कौन सा शासक था? अंतिम शासक था। ठीक है, मैंने आप लोगों को जब प्राचीन भारत में अपना पहला डेमो था, जब आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाया था सिकंदर का, और सिकंदर जो है दोस्तों, सिकंदर ने पूरे विश्व जीतने की एक इच्छा जाहिर करी थी, और वो व्यास नदी के आते आते उस व्यास नदी के किनारे एक वंश था, और वंश का नाम क्या था? नंद वंश। तो नंद वंश कहां पे स्थापित था? तो ये व्यास नदी के किनारे ही स्थित था। और व्यास का पुराना नाम क्या था? तो उस व्यास का पुराना नाम था बिपाशा। ठीक है, तो यहां पे सिकंदर ने मना कर दिया था कि इससे आगे अपन नहीं जाएंगे, उसकी सेना ने भी मना कर दिया था। ठीक, तो इस घनानंद की लड़ाई सिकंदर से नहीं हुई थी, इस घनानंद की लड़ाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि घनानंद के समय एक व्यक्ति आए थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था? चाणक्य। इन्हें बोलते हैं विष्णुगुप्त। और चाणक्य ने बोला था कि एक सिकंदर नाम का आदमी आ रहा है, आप समझ जाइए नहीं तो वो तहस महस कर देगा। तो घनानंद ने
कौटिल्य मतलब चंद्रगुप्त जो चाणक्य है उनकी बेइज्जती करके भगा दिया था कि तू यहां से निकल जा, ठीक है। तो चाणक्य जो है दोस्तों वो एक व्यक्ति को लेकर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का एक लेक्चर मैं आप लोगों के लिए डाल चुका हूं ना, इसके बाद भी अपन चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, उसको मार भी दिया था और एक नए वंश की स्थापना करी। उस नए वंश को बोलते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक। तो यहां तक जो था वो अपना मगध साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य का आखिरी वंश कौन सा था? नंद वंश। और नंद वंश का आखिरी राजा कौन सा था? घनानंद। घनानंद का उपनाम क्या था? अग्रमीज, ठीक है। इसको एक बार और जितना पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि महाजनपद काल में कुछ महाजनपद आए थे। महाजनपद की संख्या थी 16। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। उनमें एक सबसे बड़ा था मगध। मगध जो था महाजनपद काल का सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है। मगध जो है था दोस्तों उसकी राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। उसमें बहुत सारी राजधानियां बदलाती गई, पाटलिपुत्र वगैरह ये, ठीक, वैशाली। उसके बाद दूसरा जो था वो वज्जी था। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह था। वज्जी में 3 कुल थे, लिच्छवी, वैदेही और वज्जी, ठीक है। वैशाली जो था दोस्तों वो लिच्छवी की राजधानी थी। उसके बाद तीसरा था अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक। यूपी में ना आप लोगों को 6 बताए हैं। उसके बाद एक मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में था मध्य प्रदेश में कितने थे? 2। एक था अवंती। अवंती की 2 राजधानी थी, एक उज्जैन और एक माहिष्मती, ठीक है। उसके बाद एक और था चेदी, और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। एक था राजस्थान में। राजस्थान में था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। एक था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नाम था अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटनी, ठीक है। मगध साम्राज्य में 3 वंश आए थे। एक पहला हर्यक वंश, दूसरा नागवंश और तीसरा नंद वंश, ठीक है। हर्यक वंश में पहला राजा आया था बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वो कौन कौन से किए थे? तो एक तो लिच्छवी के राजा जो थे वो चेटक। चेटक की पुत्री, चेटक की बहन चेलना से इनने विवाह किया था। एक वैशाली के राजकुमार थे, कौन से थे? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत की एक बहन थी, उन महाकोसला, उससे विवाह किया था। एक मध्य देश की जो राजकुमारी थी उस छेमा से इनने विवाह किया था, ठीक है। उसके बाद थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत की पुत्री जो है वाजिरा से विवाह किया था। अजातशत्रु से 2 पॉइंट और निकल के आते हैं कि अजातशत्रु ने 2 अस्त्र शस्त्र चलाए थे, और उन अस्त्र शस्त्र का मैं आप लोगों को नाम बताता हूं, देखिए कौन कौन से थे। एक था रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक, ठीक है। अजातशत्रु ने 2 अस्त्र शस्त्र चलाए थे, रथ मूसल और महाशिला कंटक। अब अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? तो देखिए, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर मारते हैं, जो फेंकने के बाद हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। परंतु शस्त्र जो है वो मारते भी और हाथ में भी रहता है। मतलब अस्त्र रहता है दोस्तों तीर, क्योंकि तीर मारने के बाद हाथ से निकल जाता है। परंतु शस्त्र रहती है तलवार, क्योंकि तलवार मारने के बाद भी हाथ में रहती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर यह है। रथ मूसल मतलब जो बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव का रथ था नहीं, वो आगे चक्री जैसा पहिए जैसा आदमियों को काटता जाता था, उसको बोलते थे रथ मूसल। तो उसकी जो स्थापना थी या वो उसको प्रतिपादित किया था, उसको बनाया था, वो पहला अजातशत्रु ने ही बना दिया था, ठीक है। तो भल्लाल देव का रथ को क्या बोलते हैं? रथ मूसल। तो ऐसा रथ मूसल की स्थापना किसने करी थी? उसने करी थी अजातशत्रु ने। एक था महाशिला कंटक, जो बाहुबली मूवी में दोस्तों वो पत्थर फेंक के मारते हैं, उसको बोलते थे महाशिला कंटक। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल जो है ये 2 अस्त्र शस्त्र नए प्रतिपादित किए किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का नाम क्या था? कुणिक। उसके बाद अजातशत्रु के बाद दोस्तों अगला जो शासक आया था वो उदयीन आया था। उदयीन के मरने के बाद उसको छुरा घोंप कर मार दिया था। उसके बाद नागवंश आया था। नागवंश की स्थापना किसने करी थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग के बाद अगला आया था काला शोक, और काला शोक के मरने के बाद दोस्तों एक नया राजा आया था महानंदिन। महानंदिन जो है नागवंश का अंतिम राजा था, और महानंदिन के मरने के बाद तो महानंदिन को महापद्मनंद ने मार दिया था, और महापद्मनंद ने महानंदिन को मारने के बाद नंदवंश की स्थापना करी। महापद्मनंद को ही अपरो परशुराम बोलते हैं। महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और एक नहर बनवाई, 3 सुलिया नहर।
उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो उसका साक्ष्य मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख के लेखक कौन है? खारवेल। ठीक है। महापद्म नंद के बाद एक और शासक आया था घनानंद। घनानंद का एक नाम था अग्रमीश, एक लापरवाह आदमी था, और इसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराया था इसको। ठीक। और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो घनानंद से नंद वंश खत्म होता है। इसके बाद जो आएगा अपना मौर्य वंश आएगा। परंतु मौर्य वंश पढ़ने के पहले अपने को दो धर्म पढ़ने पड़ेंगे, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्योंकि इस सूत्र काल में ही धार्मिक पक्ष में बात करूं तो दो धर्म आए थे, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो अपने को जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ना, ये दोनों साथ में चलेंगे, ये धर्म है ना, दोनों एक साथ चलेंगे और दोनों के साथ मगध साम्राज्य चलेगा। मगध साम्राज्य जो है ये राजनीतिक पक्ष में चल रहा है। अपने वर्तमान स्वरूप में देखिए, मतलब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि अपन जो है दोस्तों अपन अपना काम करते हैं और ब्राह्मण वगैरह अपना काम करते हैं। ठीक है। और नए नए धर्म चलाते हैं। ठीक है। नए नए बाहरी आडंबर लाते हैं। ठीक। तो ऐसा ही उस समय चलता था। मतलब कैसा कि जो राज्य चल रहा है वो तो राज्य चल रहा है, परंतु साथ में कुछ नए नए धर्मों का उदय हो रहा है, ये सब साथ में चल रहे हैं। ठीक है। तो बौद्ध और जैन धर्म कैसे उदय हुए, ये क्यों उदय हुए, किसने उदय करवाया, ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर अपना पूरा उसी में रहेगा। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। ये सारा का सारा अपना नंद वंश यहाँ पे खत्म होता है, मतलब महाजनपद काल यहाँ पे पूरा क्या हुआ, खत्म होता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।